हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान इतिहास की और इस वर्कशीट में हम लोग आज राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। बात उस समय की है जब अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था और भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय भारत में कोई भी एकीकृत संस्था नहीं थी। ऐसी कोई पूरे देश के स्तर पर संस्था नहीं थी जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। तो 1885 में कांग्रेस नामक एक संस्था का गठन हुआ जो कि भारतीय लोग और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता का काम करती थी। पहले इसके गठन का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करे। धीरे धीरे कांग्रेस के उद्देश्यों में परिवर्तन आता गया और यह आज़ादी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन शुरू में जो कांग्रेस का उद्देश्य था वह यही था कि भारतीय लोगों की मनोभावनाओं को अंग्रेजों तक पहुंचाना और अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्यों को से भारतीयों को अवगत कराना। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ प्रशासनिक सुधार की तरफ भी कांग्रेस बढ़ी और कुछ मांगे भी ब्रिटिश सरकार से करने लगी। तो उनको हम देखेंगे कि किस तरह भारत राष्ट्रवाद की तरफ, उभरते राष्ट्र की तरफ बढ़ने लगा। अपने पहले 20 सालों मतलब 1885 से 1905 में, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था तो 1905 तक में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। मध्यमार्गी पार्टी का मतलब बीच का रास्ता अपनाने वाली। वो अंग्रेजों को रुष्ट भी नहीं करना चाहती थी और भारतीय जनता से दूर भी नहीं होना चाहती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। और उनकी प्रमुख मांगों में दो तरह की मांगें थीं, एक राजनीतिक मांगे और दूसरी आर्थिक मांगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक मांगों की लिस्ट को देखते हैं कि वो किस तरह की मांग ब्रिटिश सरकार से किया करते थे। उनकी प्रमुख मांगें थी विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह। मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो विधान परिषद बनाया था जिससे भारत की सरकार चलती थी, उस परिषद में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। मतलब कि धीरे धीरे इनका शासन लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया जाए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति हो और लोकतंत्र मजबूत बने। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन। उस समय सारे प्रांतों में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ था, इसलिए कांग्रेस के मुख्य मांग में से एक मांग यह भी था कि सारे प्रांतों में परिषदों का गठन किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा, जो ICS की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस की, वह लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। मतलब कि लंदन में तो सिविल सेवा परीक्षा होती है तो उससे ब्रिटेन के वासी ही उस परीक्षा को पास करते हैं और यहाँ कलेक्टर बनकर आते थे, शासक बनकर आते थे। तो कांग्रेसियों की मांग थी कि उस परीक्षा को भारत में भी कराई जाए ताकि भारतीय लोग भी उसमें शामिल हो सकें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। उस समय न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही होता था, जिसको अलग करने की बात कांग्रेस ने कही। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना। आर्म्स एक्ट जिसके तहत पिछले वर्षीट में हम लोगों ने आर्म्स एक्ट पढ़ा था, जिसके तहत था कि भारतीयों को हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई। अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता देने की मांग भी उन्होंने की। तो ये कुछ प्रमुख राजनीतिक मांगे थीं जो कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से की। अब उनकी कुछ आर्थिक मांगे भी थीं। आर्थिक मांगे थीं लगान कम किया जाना, मतलब कि टैक्स को कम करना। फौजी खर्चों में कटौती। फौजी खर्च, भारतीय रुपए से ही फौज का खर्च, ब्रिटिश फौज का खर्च उठाया जाता था। तो कांग्रेसों की मांग थी कि फौजी खर्च को कम किया जाए।
सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग और किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की गई। वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। तो ये सब कुछ आर्थिक मांगे थी। इनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। मतलब 1885 से लेकर 1905 तक के काल में कांग्रेस मध्यमार्गी रही और इनका उद्देश्य उस समय देश की स्वतंत्रता नहीं, देश के शासन प्रशासन में सुधार तक सीमित था। उसके बाद है कि उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। ये मांगे कांग्रेस सरकार के सामने रखती कैसे थी? तो इसके तरीके थे कि अखबार के द्वारा, वो अखबार में इस तरह की बातें छपवाती थी। लेखों के द्वारा, उसके कुछ नेता लेख लिखते थे जिसमें कि ये मांगे होती थी। मतलब कि बहुत ही सशक्त माध्यम मांगों के लिए नहीं अपनाया जाता था। भारत में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके भी अपने मांगों को रखा जाता था। जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जाता था और अपने किसी पॉइंट पर, किसी बात पर कांग्रेस के प्रतिनिधि जनमत निर्माण करते थे और उसके लिए वे लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रखते थे। और उसके बाद आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, यह भी एक मुख्य तरीका था अपनी मांगों को मनवाने का। तो इस तरह से हमने देखा कि 1885 से 1905 तक के अवधि में कांग्रेस मध्यमार्गी रही और उसने स्वतंत्रता की मांग न कर शासन प्रशासन में सुधार तक ही अपने मांगों को सीमित रखा और मांगों का तरीका भी उनका काफ़ी निम्न स्तर का था, जिससे कि सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम लिखेंगे और लिखने के लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है, आपके विचार से अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? इसका उत्तर है, कांग्रेस ने प्रारंभिक वर्षों में विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग की होगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता होगा कि परिषद में जब ज़्यादा भारतीय सदस्य होंगे तब वह अपनी मांगों को बेहतर तरीके से रख और मंगवा पाएंगे। आप जानते हैं कि किसी भी विधानसभा में जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा होते हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? तो इसका उत्तर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने और भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति मनुष्य का मूल अधिकार होता है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कांग्रेस की प्रमुख मांगों में से एक थी। उसके बाद है प्रश्न 3 और प्रश्न 3 है, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों के पास प्रार्थना पत्र तथा या मांग पत्र भेजे जाते थे। अखबार के द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती थी। लेखों के द्वारा सरकार की आलोचना की जाती थी और अपनी मांगों को रखा जाता था। जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता था। ये सभी तरीके थे अपनी मांगों को मांगने के। और अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा भी की जाती थी। प्रश्न 4 है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, कांग्रेस को अपने तरीकों तथा उद्देश्यों के कारण ही मध्यम मार्ग कहा जाता था। कांग्रेस प्रार्थना की राजनीति में विश्वास करती थी, वो प्रेयर करती थी कि हमको ये दे दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज उनकी जायज मांगों को स्वीकार करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्नों को किया। अब इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।